News 18 Network's flagship summit, Rising India, returns after 3 years. In this edition of Rising India, we bring you stories of extraordinary achievements by ordinary people. The theme this year being Real Heroes, where we honor those who are connected and making a change at the grassroots level. The Punewala FinCorp Rising India Summit, which took place on March 29th and 30th in the national capital, saw India's eminent faces and stalwarts, including political leaders, sportspersons, entrepreneurs and entertainers on the same stage, participating in critical conversations on what the future holds for the country. सबसे ज्यादा इस समय अगर बात हो रही है तो वो लोकतंत्र की हो रही है, लेकिन आज राइजिंग इंडिया के इस पहले सेशन में हम लोकतंत्र की भी बात करेंगे, हम अर्थतंत्र की भी बात करेंगे। लेकिन पीयूष जी, पहला सवाल, क्योंकि आज की हमारी थीम है रियल हीरोज, तो मेरा पहला आपसे मूल सवाल यही होगा कि आपकी राय में और आपके अनुसार आपका रियल हीरो कौन है? बहुत बहुत धन्यवाद और आपके इस कार्यक्रम के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं समझता हूं कि वर्षों वर्षों से इस देश में हीरो वर्शिप कुछ ज़्यादा ही हो गई है और कोई भी व्यक्ति अगर एक ही व्यक्ति अथवा उसकी विचारधारा को ही हीरो माने तो शायद जस्टिस नहीं होगी। आपने भी क्या कार्यक्रम रखा है, रिकग्नाइजिंग रियल हीरोज। तो जिंदगी में कई रोल मॉडल्स, कई हीरोज हम सबकी जिंदगी में आते हैं। आज मुझे सौभाग्य मिला है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करने का। वास्तव में हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, एक नया पहलू उनके व्यक्तित्व का, उनके संवेदनशील चरित्र का, उनके देश के प्रति जो प्रतिबद्धता है कि इस देश को आगे लेके जाना है, वो बहुत प्रेरणा देती है। इट्स अ रिमार्केबल एक्सपीरियंस, बोथ लर्निंग and inspirational in terms of looking up to him as a hero. चलिए, अब क्योंकि आज़ादी का ये अमृत काल चल रहा है और इस अमृत काल में लेकिन विपक्ष कह रहा है लोकतंत्र का बुरा हाल हो चुका है। क्या कहना चाहते हैं? What you have to say? मैं समझता हूँ भ्रष्टाचारियों का बुरा हाल हो चुका है। चिंता तो उनको ये हो गई है कि भ्रष्टाचार के ऊपर पहली बार इस देश के जनमानस में भी घृणा है और फाइनली कुछ ना कुछ कार्रवाई हो रही है, उसका आनंद भी है। तो लोगों को आज जो सबसे ज्यादा संतुष्टि है कि हम वर्षों वर्षों से एक धारणा बन गई थी कि देश तो ऐसे ही चलता है और राजनीतिक लोग, सरकारी लोग भ्रष्टाचार करे तो वो इट वाज अ गिवन के तो होना ही है, इसमें हमारे पास कोई पर्याय नहीं है। क्योंकि कई सरकारें आई और गई, लिप सर्विस के अलावा ठोस कदम पर राहुल, किसी ने नहीं लिया। आप ही ने सबसे पहले सदन में डिमांड करी कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन अब तो वो सदन के सदस्य ही नहीं रहे। उसमें ना आप, आपके श्रोता या हम, कोई भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। वो तो कहते हैं सब आपका हो गया है, मीडिया आपका हो गया है, कोर्ट आपका हो गया है, इलेक्शन कमीशन आपका हो गया है, ईडी आपकी हो गई है, सीबीआई आपकी हो गई है, पुलिस आपकी हो गई है, सब आपका है। मेरा तो सिर्फ मानना यह है कि आपके टीवी चैनल को जब भी मैं देखता हूं, मुझे तो ज्यादा खरगे जी और राहुल गांधी जी दिखते हैं कंपेयर टू आवर लीडर्स। तो मैं तो उल्टा आरोप लगाने वाला था आज ये मंच पे आपके ऊपर कि मुझे लगता है आपके ऊपर भी बहुत दबाव आ रहा है मानसिक कि भाई आप हमको बैलेंस करके दिखाओ, नहीं तो हम आपके ऊपर भी शुरू कर देंगे। हम तो जनता, आपके कंपनी के ऊपर भी आरोप हम तो जनता का बैलेंस करते हैं, लेकिन आपने कंपनी, जनता ने तो अपना निर्णय बार बार सुना दिया। आखिर तीनों नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आप सोचिए, भाजपा की नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, पूर्वांचल में, पूर्वोत्तर स्टेट्स में कहां भारतीय जनता पार्टी बड़े रूप में प्रभावित थी। लेकिन आज तीनों राज्यों में जहां सरकारें बनी, तीनों में भाजपा का रोल है। एक में तो हम डायरेक्टली एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में, दो में समर्थन में है और तीनों सरकारें रिपीट हुई हैं। राइजिंग इंडिया में लोकतंत्र के सेशन को सुन रहे हैं इस समय तमाम व्यूअर्स। एक सवाल जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और देश में विपक्ष इसको पुरजोर तरीके से उठा रहा है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी समूची, अब अदानी को लेकर। वो कहते हैं कि अदानी को लेकर आपका शासन डरा हुआ है, ना जांच करा रही है
सरकार ना बात कर रही है उसके बारे में, ना जवाब दे रही है। LIC और PF का पैसा भी अदानी को दे दिया गया है। देखिए, ये अभी बहुत विषय के ऊपर बहुत चर्चा हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बिठा रखी है जी। जो जांच कर रही है। सेबी ने अनाउंस किया कि उनकी कमेटी भी जांच कर रही है या सेबी जांच कर रही है। सरकार के ऊपर कोई आरोप नहीं लग पाया एक भी कि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया हो, कोई उनको फेवर किया हो। एक कंपनी छोड़ो, कोई प्रकार की कंपनी को इस सरकार ने फेवर नहीं किया। हर एक निर्णय ट्रांसपेरेंट हुआ है, हर एक निर्णय पारदर्शी एक व्यवस्था के हिसाब से हुआ है। उल्टे मुझे लगता है कि अगर इतना उनको चिंता है तो सबसे पहले तो जो प्रोजेक्ट झारखंड में मिले जहां कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में मिले, राजस्थान में मिले, उस सब की तो जांच करा लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सेशन में आने के लिए। वेलकम गडकरी जी। तो पहले तो मैं ऑडियंस को ये बता दूं, आपने एक वादा पूरा किया। आप पिछली बार जब आए थे आपने कहा था अगली बार हाइड्रोजन कार में आऊंगा, और आज आप हाइड्रोजन पावर्ड कार में ही आए। हम लोग हाइड्रोजन पावर्ड बस में कब आएंगे? अभी तो अशोक लेलैंड और टाटा ने जो उनकी ट्रक और बसेस है वो IC इंजन को हाइड्रोजन पे हम चला सकते हैं, ऐसा उन्होंने ऑटो एक्सपो में मॉडल्स लॉन्च किए हैं। मुझे लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं है। केवल 2 इम्पॉर्टेंट बातें उसमें हैं कि हाइड्रोजन 3 प्रकार का है। एक हाइड्रोजन जो पेट्रोलियम से होता है वो ब्राउन हाइड्रोजन, जो कोल से होता है वो ब्लैक हाइड्रोजन, और जो पानी से और ऑर्गेनिक वेस्ट से होता है वो ग्रीन हाइड्रोजन। अभी मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि दिल्ली में 3 बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। मैंने कहा कि ये पर्यटन स्थल बन गए हैं। ये कचरे के हैं गाजीपुर और 2 जगह पर। तो अभी हमने 20 लाख टन कचरा, ये जो दिल्ली का यूरिया 2 जो है रिंग रोड, ये जो सोनीपत के आते हुए पेरिफेरल रोड के बाद एयरपोर्ट जाने के लिए 2 से 2.5 घंटे लगते थे, अब 20 मिनट में लोग जाएंगे डायरेक्ट। वो रोड पूरा बना है, उसमें हमने 20 लाख टन कचरा यूज़ किया है। अब इसी कचरे को सैग्रीगेट करके इसमें प्लास्टिक, मेटल और ग्लास को अलग करके जो ऑर्गेनिक वेस्ट होगी वो बायोडाइजेस्टर में डाल के उससे मीथेन बनाकर मीथेन से हाइड्रोजन बनेगा। तो ये सरकार सड़क बनाती है या सड़क सरकार बनाती है? मुझे तो मालूम नहीं, मैं मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूँ और मोदी जी के नेतृत्व में हम सड़क बनाने का काम कर रहे हैं। और सड़क बनाने से मुझे लगता है कि हमारे देश में जहाँ सड़क बनती है वहाँ विकास होता है। अभी ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे जो हम बना रहे हैं, तो मुझे मालूम नहीं, एक दिन मुझे एक सज्जन हवाई जहाज में मिले और मेरे पैर छुए, तो मैंने ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले मेरा पूरा धंधा चौपट हो गया था। जैसे आपने ये जो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बनाया तो उसके बाद में बोले मुझे 2-2.5 हज़ार करोड़ का फायदा हुआ, अब मेरी प्रॉपर्टी सब बढ़ गई और ज़मीन को भाव आया। तो अभी ये दिल्ली की डेवलपमेंट, और अच्छी बात आपको बताता हूँ, मुझे पहली बार पता चला कि ये जो जैसे ये जिस रोड की मैंने उल्लेख किया कि 20 मिनट में हम आएंगे द्वारका, ये जो चंडीगढ़ रोड से, तो इसमें दोनों बाजू में इतने हमने 76 किलोमीटर रोड बनाए। एक्चुअल रोड है 34 किलोमीटर का, पर इसको जोड़ने वाले भी सब रोड बनाए। इसके कारण दिल्ली की आने वाली डेवलपमेंट इसी बाजू में बहुत बड़े प्रमाण पर होगी, और जिसके कारण निश्चित रूप से पोल्यूशन तो कम होगा ही, पर प्लांट डेवलपमेंट उस एरिया में होगी, वो भी एक प्रकार से दिल्ली के लिए फ़ायदा होगा। आप बार बार कहते हैं पेट्रोल डीजल में ख़त्म कर दूंगा, पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी? अभी आपके पीछे में चल रहा है, हम लोग ये जो मैंने रोड बताया पानीपत के बाद, वहाँ से एक इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहे हैं जो केबल होगी जैसे रेलवे की होती है ना, और डायरेक्ट जयपुर तक ले जाएंगे। और ट्रॉली बस होती है, 2 बसें जोड़कर बिजनेस क्लास अच्छी क्वालिटी की, उसका टिकट रेट डीजल बस से 30% कम होगा और कंफर्ट से लोग जा पाएंगे। क्योंकि हिंदुस्तान में हमारी 2 समस्या है। वो इलेक्ट्रिक चलेगी बस? हाँ, इलेक्ट्रिक पे चलेगी, इलेक्ट्रिक पे ट्रक चलेगा। अभी इलेक्ट्रिक का ट्रक आ रहा है, इलेक्ट्रिक की बसेस आ रही, इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर आ रहा है, इलेक्ट्रिक की स्कूटर आ गई, इलेक्ट्रिक की ऑटो रिक्शा आ गई, इलेक्ट्रिक की कार पॉपुलर हो गई। 1-1 साल की वेटिंग लिस्ट हुई। ये कब से चलेगी दिल्ली से जयपुर?
ये अभी प्रोसेस में है, क्योंकि इसमें हमने 2 कंपनियों से टेक्नोलॉजी की बात की है। वो 2024 से पहले नहीं। अभी तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, पर काम उसके पहले चालू हो जाएगा, शायद पूरा भी होगा। विपक्ष के नेता भी कहते हैं कि आप जब जितनी भी ये सब करते हैं उसमें भेदभाव भी नहीं करते विपक्ष के खिलाफ। कहीं पे भी कोई प्रोजेक्ट हो, विपक्ष का राज्य हो या किसी की कॉन्स्टिट्यूंसी हो, उसमें भी भेदभाव नहीं होता। तो ये जो आपका कनेक्ट है सब वर्गों से, चाहे राजनीतिक वर्ग हो चाहे सामाजिक वर्ग हो, आपको कभी ऑफर नहीं आया कि आप कांग्रेस में आ जाइए जब कांग्रेस पावर में थी? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। दूसरा, ये देश किसी पार्टी का नहीं है, कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई रोड, ये देश की जनता का है। और मैं बीजेपी का हूँ, बीजेपी इज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन, तो मेरी पार्टी छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। नहीं, जब वो पावर में थे और आप पार्टी बहुत स्ट्रगल कर रही नहीं, थी। मुझे सब पार्टी के लोग आते हैं जो हमारे विरोधी भी है, उनका काम अगर उचित है, न्यायपूर्ण है, तो मैं सबके काम करता हूँ। इतना ही नहीं, पब्लिक में से भी कोई आता है और बोलता है ये मेरा प्रॉब्लम है, अगर वो सही है तो मैं कर देता हूँ। और सही काम लोकतंत्र में सबका होना चाहिए, यही लोकतंत्र की व्याख्या है। और गलत काम अपने को अभी नहीं करना चाहिए, ये भी उतना ही आवश्यक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ थैंक यू यहाँ वेरी जुड़ने मच। के लिए। नमस्कार। नितिन गडकरी। Over the course of 2 days, critical topics on India's development were discussed, including one that focused on the India Stack, Highway to Growth, that had senior representation from legislature and government think tank bodies, amongst others, discussing India's transition to a digital economy. BJP's crisis manager, the Prime Minister's go-to man, and someone who has transformed also the Petroleum Ministry in his previous avatar, Mr. Dharmendra Pradhan. Really appreciate your time. Thank you so much for coming on our platform of Rising India. You may very well say that the BJP is known to buck the trend, but एक statistics है जो मैं आपको बताऊंगी। 2004 से कर्नाटका ने हमेशा हंग हाउस दिखाया है। 1985 से कभी भी कोई रूलिंग पार्टी वापस नहीं आई है। आपने हमेशा कंजर्वेटिव नंबर दिया है, इस बार आपका कर्नाटका का क्या नंबर है? मारिया जी, आपने मेरे को एजुकेशनल स्किल्स के ऊपर बातचीत करने के लिए बुलाया, आप तो एकदम सीधा पॉलिटिक्स में ही चले गए। कर्नाटक में 2013 में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी बहुमत मिली थी, होंग असेंबली नहीं हुई थी। कर्नाटक में इस बार जिस प्रकार की माहौल में पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ और वहाँ लोगों को मिलके मेरा जो समीक्षा हो रही है, हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी एक स्पष्ट बहुमत के साथ दोबारा सरकार की दायित्व में लौटेगी, इसमें हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं दिख रहा है। ये एंटी ओबीसी का जो आप लोग बोल रहे हैं कि राहुल गांधी एंटी ओबीसी हैं, एक पूरा कैंपेन चलेगा पूरा देश भर में, तो अगर इफ यू फील दैट राहुल गांधी हैज नो इम्पैक्ट, देन व्हाई दिस कैंपेन? नो, विषय उन्होंने ओबीसी समाज को गाली दिया था, एक वर्ग का नाम लेके कहा था, अपशब्द लगाया था, जो भारत की कानूनी व्यवस्था में गुनाह है। इसी के कारण उनके ऊपर केस हुआ, ओबीसी समाज को उन्होंने गाली दिया था। चलिए अब शिक्षा मंत्री से सवाल पूछते हैं, वो तो सारे सवाल थे कर्नाटका इंचार्ज से। आपने अभी कुछ दिन पहले ये कहा कि स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री विल बी टॉट द करेक्टेड वर्जन ऑफ इंडियन हिस्ट्री अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, दैट इज द NEP. It's been 3 years now, 2.5 years. How much of that has been implemented? And how much pressure are you facing from your own ideologues who are saying that there has been a delay in projecting this corrected version of history? मारिया जी, मैंने कहीं नहीं कहा था और आज की आपकी राइजिंग इंडिया के मंच पे मेरे अभिमत को स्पष्ट करता हूं। मैंने कभी नहीं कहा था देयर विल बी करेक्शन ऑफ हिस्ट्री। ये पवन मेरे मित्र बैठते हैं, मेरे को रोज घेरते हैं पार्लियामेंट से बाहर आने के बाद। मैंने इसको नहीं कहा था, ना आज भी कहूंगा। हम बड़ी लकीर खींचने वाले हैं। मैं आपको, आप बिहार से आते हो, आप जिस जिले से आते हो उस जिले से, जिस जोन से एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी है बाबू वीर कुंवर सिंह, आप जानते हैं उनको? जी। क्या देश जानते हैं उनको? कर्नाटक में उनके बारे में पढ़ाई नहीं होनी चाहिए?
जम्मू कश्मीर में उनके बारे में पढ़ाई नहीं होनी चाहिए? मारिया जी, मैं जिस जिले से आता हूं उस जिले में एक 13 साल की लड़का अंग्रेजों के साथ लड़ा था। एक नदी में वो नाव चला रहा था, अंग्रेज गए कि हमको नाव पार करो, उन्होंने कहा कि आप फिरंगी हो, आपको मैं नाव में नहीं बिठाऊंगा, उन्होंने गोली मार दिया। उनके बारे में देश को मालूम नहीं होनी चाहिए? इनके बारे में आज देश कितना जानता है? So, देश क्यों नहीं जान पाया? अब गलत जगह पे पूछ रहे हो, मैं तो कह रहा हूं उनको बताना ही पड़ेगा, इसीलिए हम कह रहे लंबी लकीर खींचेंगे, सबको इतिहास की पन्ने पे लाएंगे, इसको सारे पाठ्यक्रम में ऑफिशियल रिपोजिटरी में लाएंगे। Mr. Pradhan, really appreciate your time. Ladies and gentlemen, Guneet Monga, the first Indian film producer for an Indian film production to get an Oscar award. So tell me, let's take the story back to, when Kartiki came to you with the story of Baman and Belly. What was so compelling about this story that you said, isko to picture banana hai? I mean, who can say no to baby elephants? It was surreal. It was beautiful. Actually, more power to Kartiki, because here is this first-time filmmaker who comes from photojournalism background of natural history. So she's a natural history photojournalist who's gone on and made a promo. उसको ये कहानी पसंद आई, उसने उस कहानी को 1 साल शूट किया, उसके साथ एक रील, एक प्रोमो बनाया, and वो प्रोमो भेजा. And it was just magical. I was like, this film is waiting to happen. Your story is also something like that. I mean, a Delhi girl, no background in films at all. मतलब एक दिन आपने मन बना लिया कि फिल्म्स में काम करना है और बॉम्बे चले गए. Tell us a little bit more. I mean, it's not an easy industry to break into. Absolutely. I have studied here. I did mass communication and मैंने journalism पढ़ा and मेरे college से बहुत सारे मेरे दोस्त यहाँ पे senior journalists हैं, reporters हैं. तो उसके बाद my neighbor reached out to me with 50 lakh रुपए and said कि मैं एक स्टूडियो बनाना चाहता हूँ जो मैं बच्चों की वीडियोस बनाएंगे हम newly born babies की. And I was like, sir, ये बहुत बुरा आइडिया है. ये तो ना हो पाएगा. आप वो 50 लाख रुपए मुझे दे दो, मैं बॉम्बे जाके पिक्चर बनाऊंगी. I don't know how I got that confidence. I was 21 years old. And मैं बॉम्बे गई, वहाँ पर मैंने ऐसे कैफ़ेज़ में सब लोगों को बोला मेरे पास 50 लाख रुपए, मुझे पिक्चर बनानी है, आप मुझे स्टोरी पिच करो. एंड वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई. पहली फिल्म मेरी से सलाम इंडिया मैंने 21 साल की उम्र में बनाई. फिर दूसरी फिल्म 10वें दानिया बनाई. Post that, I lost both my parents. I'm the only child. This is my in-laws and my family here. And then मैंने कहीं ना कहीं फिल्म में प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल था, तो मैंने नौकरी ली बालाजी में. एंड 2010 में आई वाज अ सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर. एंड उसी दौरान मैंने 2008 में भी एक शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस की थी. शॉर्ट फिल्म्स तो मैंने बहुत प्रोड्यूस किए हैं, जो 2010 में नॉमिनेट हो गई कवि फॉर द ऑस्कर्स. So that was the first time I attended the Academy Awards. उसके बाद 2019 में पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस के साथ, और फिर पहली बार ये ऑस्कर का कीड़ा कब दिमाग में चढ़ गया? वो तब से था. मतलब आई थिंक वो हमारी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एक अवार्ड है, रिकग्निशन है. हाँ. सो आई थिंक जो कोई भी बॉम्बे जाता है वो एक बारी मन्नत के सामने फोटो खिंचवाता है और एक बारी ये जरूर बोलता है ऑस्कर जीतेंगे. Tell me, Guneet, what does it take to break into this industry as an outsider, no connections? Because there's a lot of stuff, I mean, you're seeing in the press about nepotism, and now nepo babies तो एक term भी हो गया. For a complete rank outsider, and especially in the 2000s and stuff, what does it take now? Abhi, is it easier now as somebody who doesn't have familial connections? Definitely from my point of view, the film industry is very beautiful. It's very democratic, it's beautiful. I understand where all these allegations are coming from, but I seriously want to tell you that you have to work very hard to be anything in that industry. So it's a very competitive industry. So there is no shortcut to mehnat. Yeah. ये सब तो रहमत है, but मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है. तो अगर आपको एक चांस मिल भी जाता है, अगर आप वो अच्छे से नहीं करते तो शायद आपको दूसरा नहीं मिलेगा. ये बताइए, there's this again huge debate. It's been going on for a number of years now about the Oscar, whether the Indian cinema needs the Oscar for its recognition. We are the biggest industry in the world. We release 1,000 movies a year. So now that you're an Oscar winner, you're in a vantage position to answer this question.
how does this change life? How does this change you? How does this change your cinema? Or you're still the same Guneet Monga? ये मतलब Oscar just ad showcase में add करने के लिए हो गया. हाँ, absolutely. और कोई तरीका नहीं है. मतलब again, like I said, ये सब मतलब एक blessing है जो bestow हो जाती है. बहुत खूबसूरत picture है ये, and it's amazing for it to be India's first production to win. But next morning, again, looking for the next story and another filmmaker and hoping to do it all over again. Very nice. Ladies and gentlemen, let's have a round of applause for Guneet. Stay tuned as we will continue to bring you more highlights from the Punewala FinCorp Presents Rising India Real Heroes Summit only on News 18 Network.